हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि आपने कल का वीडियो ज़रूर देखा होगा। डिस्प्लेसमेंट करंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात ध्यान में रखना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम के पर्पज़ से है तो उसे अच्छे से देखें। बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको मैक्सवेल की इक्वेशंस याद रखनी पड़ेंगी, आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा, आपको प्रूफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट, है ना, ये दोनों जो इक्वल होती हैं इसका प्रूफ आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ अगर आपको पता है तो कल वाला मैंने जो पढ़ाया है वो सक्सेसफुल है भैया, मेरे को सेटिस्फिकेशन हो जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रॉपर्टी। हम आज प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं ईएम वेव्स की। बहुत सिंपल सा पार्ट है, एग्जाम में अगर सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन आता है तो वो ये पूछेगा राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, या फिर पूछेगा राइट एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। सीधा सीधा अगर क्वेश्चन आता है तो न्यूमेरिकल आता है या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो फिर बात थोड़ी सी अलग हो जाएगी, तब फिर हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा डीप में जा करके डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, टॉपिक को देखते हैं। एक बार के लिए मैं पेन का फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। ओके डन। देखिए क्या है, ईएम वेव अगर आप देखेंगे तो मैंने सामने दो डायग्राम आपको बता रखे हैं, दोनों ही ईएम वेव को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर आप अच्छे से देख पाएँ तो सबसे पहले आप गौर कीजिए फर्स्ट वाले डायग्राम पे। फर्स्ट वाले डायग्राम के ऊपर एक बार के लिए देखिए बच्चों। इस वाले डायग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो ये ब्लू वाला पार्ट है ना, ये ब्लू वाला पार्ट, ये ब्लू वाला पार्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। और अगर आप ये रेड या पिंक वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्लू वाला मैग्नेटिक फील्ड को और रेड या पिंक वाला पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और थोड़ा सा भी अगर आप तरीके से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन पार्ट्स के मिड का ये जो एंगल है दैट एंगल इज 90 डिग्री। ये एंगल कैसा है बच्चों? 90 डिग्री। थोड़ा सा गौर करके देखो, आपको पता चलेगा। ये एंगल को देखो, मेरे एक बार अंगुलियों को गौर करना। ठीक है, यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना बच्चों, तो हम बोलेंगे कि हमारी ये वाली जो फिंगर है, इंडेक्स फिंगर, अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, समझना अब इस चीज़ को, अगर इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को रिप्रेजेंट कर रही है तो हमारा थंब माइट बी पॉसिबल कि ये शायद मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा जो वाई डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है तो ये बात ध्यान में रखना, ये ऐसा, इसका ऑसिलेशन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसा हो रहा है ऑसिलेशन। मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन ऐसा है। फिर ये वाली जो मिडिल फिंगर है ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो फिर ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा मोशन करेगा? ऐसा, ऐसा ऑसिलेट करेगा, ऐसा वाइब्रेट करेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस करें तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। और अगर हम इन तीनों को थोड़ा सा तरीके से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तीनों कौन कौन से? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये एक नाम से पता होने वाली चीज होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव विच कंटेन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, magnetic field vector and direction of propagation, and these three are mutually perpendicular to each other। ये तीनों क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं बेसिक के ऊपर आता हूँ कि इलेक्ट्रिक ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने पहली बार कब डिस्कस किया था? आपको याद आ रहा होगा, फर्स्ट चैप्टर कौन सा बताओ? चार्जेस वाला, है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला चैप्टर, फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस। एंड फील्ड। इस वाले चैप्टर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर हमारे पास में एक चार्ज है और वो चार्ज क्या है? स्टेशनरी है,
वो चार्ज क्या है, स्टेशनरी है, मतलब उसके पास में जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अगर ऐसा है बच्चों तो हमें ये पता चलता है कि वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, जनरेट कर सकता है। लेकिन अगर यही चार्ज मूविंग है, क्या है बच्चों, मूविंग है, एंड मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी तो है लेकिन एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन इज 0, है ना, उस चार्ज का एक्सीलरेशन कितना है, 0 है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो चार्ज दो फील्ड को प्रोड्यूस करता है। कौन कौन सा, एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने पढ़ा है, ये चीज हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस की है, अगर आप लोगों को याद हो तो, है ना। फिर अगर थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यही चार्ज मूविंग है, मूविंग है, बट इट इज एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटेड है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, ठीक है। अगर ऐसा कोई चार्ज है जिसकी वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो भैया वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और इसी के साथ में इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स। ये बात ध्यान में रखना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शुरुआत जो है वो देखा जाए तो पहले चैप्टर में आ गई थी हमारे पास में, कि जब कोई चार्ज एक्सिलरेटेड होता है मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही होती है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हम बोलेंगे कि वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जनरेट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, इसी के साथ में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी जनरेट करता है, उनको भी प्रोड्यूस करता है। तो ये बात ध्यान में रखिए, कई बार एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो बाय मूविंग एंड एक्सिलरेटेड चार्जेस, या फिर आप इसे तरीके से लिखें, बाय एक्सिलरेटेड चार्जेस वन कैन प्रोड्यूस EM वेव्स, ये EM वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एक्सिलरेटेड चार्जेस, ठीक है। आप इन्हें ऑसिलेटिंग चार्जेस भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑसिलेशन के अंदर भी क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो एक्सेलरेशन तो होगा ना। समझ में आई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा। तो फिर अगर मैं इसको और स्पेसिफाई करके लिखूँ ना तो मेरे को ये पता होना चाहिए, EM waves can be produced by accelerated charges as well as oscillating charges, as well as oscillating charges। ध्यान में रखोगे, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा बच्चों, है ना। चलो, तो डन हो गया कि कैसे प्रोड्यूस हुआ, EM वेव कैसे पता चला, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब मैं वापस से डायग्राम का सेकंड पार्ट आइए, डायग्राम का सेकंड पार्ट आइए। यहाँ पर थोड़ा सा उसने अलग रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, लेकिन ये ध्यान में रखें कि हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी क्या है, परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर, ये तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है, ये बात ध्यान में रखना। फिर अगर आपको कोई वेवलेंथ निकालने को बोले तो किसी भी वेव की वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हो, आपको याद है क्या, याद है सर? ये कोई वेव है, हम बोलेंगे ये इसके मैक्सिमास है, ये इसके मिनिमाज हैं जिन्हें आप ट्रफ बोलते हो, ठीक है, मैक्सिमा को क्रस्ट बोलते हैं। तो दो कंटिन्यूअस मैक्सिमा या दो कंटिन्यूअस क्रस्ट के मिड का जो डिस्टेंस होता है वही वेवलेंथ होता है, या दो कंटिन्यूअस ट्रफ के मिड का जो डिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है, वेवलेंथ ही होता है, ये बात ध्यान में रखना। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये देखो, ये एक मैक्सिमा यहाँ रहा, एक मैक्सिमा यहाँ रहा, ये जो मिड का डिस्टेंस है ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगा।
ऐसे ही अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ, देखो एक इसका ये यहाँ पर रहा और एक ये ट्रफ मान लो या क्रस्ट मान लो, दोनों क्रस्ट या दोनों ट्रफ के मिड का डिस्टेंस भी क्या होगा, यहाँ पर लैम्डा ही होगा। और गौर कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का लैम्डा और मैग्नेटिक फील्ड का लैम्डा दोनों सेम होते हैं। उसका रीजन बताता हूँ। देखो कोई भी पॉइंट पकड़ो, फर्स्ट वाले डायग्राम में आओ, फर्स्ट वाले डायग्राम के अंदर ही आओ, यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ो, यहाँ पे ये दोनों जीरो हैं क्या? फिर नेक्स्ट वाले पॉइंट पे भी देखो ये यहाँ पे दोनों जीरो हैं क्या? यहाँ पे देखो ये दोनों जीरो हैं क्या? और अगर आप गौर करोगे जिस पर्टिकुलर टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप के मैक्सिमम को अचीव करा था, उसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड भी अपने मैक्सिमम को अचीव कर रहा था। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोनों एक ही टाइम पे अपने मैक्सिमम को अचीव करते हैं और दोनों एक ही टाइम पे अपने मिनिमम को भी अचीव करते हैं, ठीक है। इसका मतलब दोनों का फेज सेम है, बोथ आर ट्रैवलिंग विद द सेम फेज एज वेल एज विद द सेम फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज और मैग्नेटिक फील्ड का जो फेज होता है वो सेम चलता है, दोनों की वेवलेंथ सेम चलती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम चलती है, ठीक है। बस ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ईएम वेव की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो एक प्रॉपर्टी तो ये भी हो सकती है। देखो पहली प्रॉपर्टी वापस से रिपीट करते हैं एक बार के लिए। पहली प्रॉपर्टी, ईएम वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, ऑसिलेटिंग चार्जेस के थ्रू या एक्सीलरेटेड चार्जेस के थ्रू। पहली प्रॉपर्टी में आप ये लिख सकते हो। दूसरी वेव, ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फिर थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ ऑसिलेट इन सेम फेज, दोनों का फेज क्या होता है, सेम होता है, एंड बोथ हैव सेम मैग्नेटिक बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ। क्लियर हुआ? ये प्रॉपर्टीज क्लियर है या नहीं है? डन है। चलिए फिर इसके बाद में ईएम वेव्स बताई किसने थी, आपको याद आ रहा है? लास्ट वाला वीडियो याद आ रहा है? ईएम वेव्स के बारे में पहली बार बताने वाले साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पहली बार बताने वाले साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है वैक्यूम में। तो फिर उन्होंने ये भी अंदाजा लगा लिया कि लाइट अपने आप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि उससे भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ध्यान में रखना, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, है ना। उन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोपोगेट होने के लिए, वो वैक्यूम में भी क्या कर सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो ये वेव्स जो है वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है कितनी स्पीड से, लाइट की स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डन हुआ। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट जो लाइट पे अप्लाई होते हैं ना, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं ईएम वेव पे अप्लाई कर सकता हूँ अगर मेरे को लाइट पता है, क्योंकि लाइट भी ईएम वेव है। तो मैं लाइट वाले कॉन्सेप्ट ईएम वेव में अप्लाई कर दूंगा भैया, ये बात ध्यान में रखना। समझ रहे हो मेरी बात को? समझो इस चीज को, आपको बस छोटे छोटे से पॉइंट को क्लिक करना है, आपको सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ईएम वेव वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में अगर कोई मीडियम हो तो इसको आगे कर देता हूं मैं। ठीक है, अगर कोई मीडियम हो तो मीडियम में उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। कितनी हो जाएगी ये देखने वाली बात है, अभी अपन देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं इस चीज को, ठीक है। चलिए तो अपन पहली प्रॉपर्टी लिख देता हूं मैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो अभी अपन ने डिस्कस करी वो क्या थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में थी प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग और एक्सेलरेटेड चार्जेस, ठीक है। ऐसा आप इनको प्रोड्यूस कर सकते हो। फिर दूसरा और क्या दिमाग में रखेंगे अपन? ये दिमाग में रखेंगे कि in these waves
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, and direction of propagation, and direction of propagation of wave are mutually perpendicular to each other. परपेंडिकुलर का साइन बनाया मैंने, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। फिर इसके बाद में हमने क्या देखा था, इन दोनों का फेज सेम होता है। इन ईएम वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड oscillation and magnetic field oscillation have same phase, same frequency and wavelength। बात समझ में आई? तो ये तीन हमें पता चला, ठीक है। और फिर इसके बाद में और क्या क्या था, मैंने इतनी सारी बता दी हैं बच्चों। फोर्थ वन क्या था, फोर्थ वन हमारे पास में था कि दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड दे डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मीडियम। EM waves do not require any medium for propagation। ठीक है, इनको किसी तरीके की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो, एक वेव्स ऐसी भी हैं जिन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वो कौन सी वेव्स हैं? आपने पढ़ा है 11th के अंदर मैकेनिकल वेव्स पढ़ा है नहीं पढ़ा है? तो ये बात ध्यान में रखना कि अगर बात आए नॉन मैकेनिकल वेव्स की, तो EM वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रोपगेट करने के लिए। जैसे साउंड है, साउंड एक मैकेनिकल वेव है बच्चों, ये बातें ध्यान में रखना। अगर मैकेनिकल वेव है तो उसे मीडियम की रिक्वायरमेंट है। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, ये आप सभी को पता है, क्योंकि वैक्यूम कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। EM वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए दीज आर नॉन मैकेनिकल वेव्स, है ना। तो नॉन एज नॉन मैकेनिकल वेव्स, मैं ऐसे लिख देता हूँ, नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। ये ध्यान में रख लीजिएगा, इनको नॉन मैकेनिकल वेव्स भी आप बोल सकते हैं, ये चीज़ इनमें काम करती है। फिर इसके बाद में फिफ्थ वन, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं और सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बोला था, और मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ अपन ने लिखी है, हाँ लिखी हुई, ठीक है। अगर ऐसा है नॉन मैकेनिकल डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, तो फिर वैक्यूम में कौन सी स्पीड से ट्रेवल करेंगी? तो हम लिखेंगे EM वेव्स ट्रैवल विथ speed of light, travel with speed of light in vacuum
है ना, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। और c इज इक्वल्स टू सभी को पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, ये अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वैक्यूम में EM वेव्स का जो फॉर्मूला है वेलोसिटी का, दैट इज 1/μ0ε0 c इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, वैक्यूम में ये काम करता है ना, इससे ये क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं वैक्यूम के अंदर। डन हुआ, चलिए। और म्यू नॉट की वैल्यू आप सभी को पता है, व्हाट इज म्यू नॉट, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सॉल्व कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि c की वैल्यू आपको यहीं पे मिलेगी, 2.99 इंटू 10⁸ मिलेगा, जिसे हम क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर मीडियम में कैसे ट्रेवल करती हैं, वेलोसिटी और स्पीड भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इन मीडियम। अब ये वाली चीज़ तो मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। मीडियम में देखो, मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट के साथ में म्यू आर भी आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर भी आता था नहीं आता था, देख तो आता था। ठीक है, तो यहाँ पर मीडियम में इनकी स्पीड ऐसे ही देखी गई है, v इज इक्वल्स टू 1/, अब समझना इस चीज को, 1/μ0 के साथ में आएगा म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट के साथ में आएगा एप्सिलॉन आर। बताओ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, ये आप सभी को पता है। जब भी मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो म्यू आर और एप्सिलॉन आर आता है, डिपेंड करता है कि मीडियम मैग्नेटिक है या इलेक्ट्रिक है। चलिए आगे चलो, देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, मैं इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट रूट में मल्टीप्लाइड विद रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। इसमें कोई दिक्कत है क्या देवताओं, हैं? अब देखो इस चीज़ को देखिए एक बार के लिए, सॉल्व करो इसको। देखो v इज इक्वल्स टू, ये एक बहुत अच्छा फैक्ट बनने वाला है, ये वाली चीज बताओ भाई c है क्या, तो मैंने लिखा इसे c, और c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इनटू वैक्यूम डिवाइडेड बाय रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, ये मीडियम में है। अगर आपको एप्सिलॉन आर और म्यू आर पता है तो मीडियम में आप EM वेव की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा समझिए, अगर मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट लेकर के जाऊँ और मेरे को थोड़ी बहुत टेंथ याद है, तो स्पीड ऑफ लाइट इनटू मीडियम, थोड़ा सा मैं 10th का लॉजिक उठा रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कैसे दिखते थे, v इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और 10th में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हुआ करता था, 12th में वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन n लिखेंगे। ठीक है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 12th में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, NCERT ने n यूज किया है। ठीक है, तो गौर करो, यहाँ पे v इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय म्यू आर एप्सिलॉन आर रूट के अंदर, और यहाँ पे v इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बन गया क्या एक, अरे बना नहीं बना, बताओ भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, बताओ बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, क्या आ रहा है, n इज इक्वल्स टू रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। इसमें कोई दिक्कत है क्या, है? ये बात ध्यान में रखिएगा। और वैसे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, म्यू आर और एप्सिलॉन आर भी यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी ही होते हैं, है ना, ये बात ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो ये पता चला वेलोसिटी ऑफ लाइट वाला कॉन्सेप्ट, क्लियर है क्या? अभी तक देखो क्या क्या देखा अपन ने, वापस से रिपीट करवाता जा रहा हूँ। कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ऑसिलेटिंग या एक्सीलरेटेड चार्जेस से प्रोड्यूस हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फेज सेम होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, वेवलेंथ सेम होती है। इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये लाइट की स्पीड से वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं, और मीडियम में फिर जिस तरीके से ट्रैवल कर सकती हैं वो स्पीड कम होगी, ये बात ध्यान में रखना।
वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, मीडियम में कंपैरेटिवली कम हो जाती है, और वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, ये बात तो है रे, ठीक है, चलो आगे काम करते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ तक अपन ने 6 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। ठीक है, फिर ये बात ध्यान में रखना, 7th, अरे ये अच्छी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं बच्चों, लेकिन इनके पास में कोई चार्ज नहीं होता। दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वेव्स, ये न्यूट्रल होती हैं, इनका चार्ज नहीं होता। ठीक है, अगर चार्ज नहीं होगा तो क्या ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होंगी? नहीं होंगी, पॉसिबल ही नहीं है। समझना इस चीज को, हमने बोला कि इनका जो चार्ज है वो 0 है। दीज आर न्यूट्रल वेव्स। अगर न्यूट्रल वेव्स हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स तो होता है QE, और मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स होता है किसी भी चार्ज पे QV×B। याद आ रहा है क्या रे देवताओं? याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है? चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 1। अब हम बोल रहे हैं कि इन वेव्स के पास में तो चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेव्स पे फोर्स लगा सकता है, ना ही मैग्नेटिक फील्ड इन वेव्स पर फोर्स लगा सकता है। तो बताओ, जब ये दोनों फील्ड इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएंगे तो क्या ये वेव डेविएट होगी या डिफ्लेक्ट होगी? कहीं और जा पाएगी, मुड़ेगी? नहीं भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे मोड़ नहीं सकता, मैग्नेटिक फील्ड इसे मोड़ नहीं सकता, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 7th प्रॉपर्टी आप यहीं से लिखेंगे क्या भाई? These waves are electrically neutral, so these cannot be deflected by electric and मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन्हें डेविएट नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद में 8th वन, अब ये बात ध्यान में रखना, ये वेव्स जो है वो प्रेशर भी अप्लाई करती हैं। जिस पर्टिकुलर सरफेस के साथ में ये बैंग करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, उस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर बच्चों ये प्रेशर अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो प्रेशर अप्लाई कर सकती है, इसका मतलब ये फोर्स अप्लाई, ये वेव्स फोर्स अप्लाई कर सकती हैं। ये वेव्स एनर्जी को कंटेन करती हैं, ये वेव्स मोमेंटम को कंटेन करती हैं, ये वेव्स एंगुलर मोमेंटम को भी कंटेन करती हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। दीज वेव्स या EM वेव्स नॉट ओनली contains energy and momentum, but also contain angular momentum। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम भी क्या करती हैं? कंटेन करती हैं। अब थोड़ा सा एक फैक्ट बताता हूं, इनके मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम कितना होता होगा? EM वेव्स का लीनियर मोमेंटम कितना होगा? आप सभी ने आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशनशिप पढ़ रखा है, E=mc², पढ़ा था नहीं पढ़ा था? यहाँ पर हम एनर्जी को U लिख रहे हैं, टोटल एनर्जी U =mc×c। बताओ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? वैक्यूम में mc मास इंटू वेलोसिटी है बच्चों। mc क्या है? मास इंटू वेलोसिटी, जिसे हम बोलते हैं मोमेंटम, p से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटू c = एनर्जी। सो द लीनियर मोमेंटम ऑफ EM वेव्स कैन बी रिटन एज U/c। ध्यान में रखिएगा, लीनियर मोमेंटम =U/c होता है, और U टोटल एनर्जी है, मैंने कैपिटल U लिखा है, ये बात ध्यान में रखना।
यू क्या है यहाँ पर, कैपिटल यू है, स्मॉल यू की बात नहीं कर रहा अभी मैं, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी में सी का डिवाइड दिया था, ये लीनियर मोमेंटम हुआ। अब जब ये किसी सरफेस के साथ में इंटरेक्ट करती है बच्चों, है ना, तो उस सरफेस के साथ में इंटरेक्ट होने के कारण मोमेंटम क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो हमने बोला यहाँ पे 10th पार्ट, इस सरफेस के साथ में ये ईएम वेव स्ट्राइक कर रही है और एब्जॉर्ब हो जाती है, 100% एब्जॉर्ब। अगर ईएम वेव्स 100% एब्जॉर्ब हो जाती है तो हम बोलते हैं कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो आपका u डिवाइडेड बाय c रहेगा। जाता हुआ मोमेंटम देखा गया, आता हुआ मोमेंटम तो जीरो था, तो इनिशियल मोमेंटम p1 इज इक्वल्स टू यू डिवाइडेड बाई सी, और तो कोई मोमेंटम रहा ही नहीं है, कोई वेव वापस से रिटर्न हो ही नहीं रही है, रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रही है, तो फिर आता हुआ मोमेंटम जीरो हो गया क्योंकि सारी वेव तो एब्जॉर्ब हो गई सरफेस से, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर हमने बोला कि p2 तो जीरो हो जाएगा, P2 तो जीरो हो गया और P1 की वैल्यू u डिवाइडेड बाई सी, तो चेंज इन मोमेंटम P1 माइनस P2 दैट इज u बाई सी माइनस जीरो, पता चल गया। हाँ, लेकिन अगर ये सरफेस है, इससे ईएम वेव स्ट्राइक कर रही है और वापस लौट करके आ रही है, तो हमने बोला जाता हुआ मोमेंटम u डिवाइडेड बाई सी, फिर वापस आता हुआ मोमेंटम वापस से उतना ही u डिवाइडेड बाई सी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने माइनस का डायरेक्शन लगा दिया, माइनस है ना, इनिशियल का माइनस लगा दिया। तो चेंज इन मोमेंटम इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, वो जो ईएम वेव है अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है तो फिर चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो हमने बोला ये इनिशियल मोमेंटम था, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो P2 को, और P2 था माइनस का u डिवाइडेड बाय सी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 2u डिवाइडेड बाय सी। बात समझ में आई क्या, समझ में आया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं किसकी, ईएम वेव्स की। सिंपल सी चार शुरुआत वाली याद रख लीजिएगा, नीचे वाली क्या है आपको न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकती है, ठीक है। हाँ, न्यूमेरिकल के लिए सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी जो थी जिसके ऊपर क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, वो ध्यान रखना, 11th नंबर की प्रॉपर्टी यहाँ लिख रहा हूँ, क्या भाई, ईएम वेव की स्पीड वैक्यूम में सी होती है, इसका एक और कॉन्सेप्ट है ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट। व्हाट इज ई नॉट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज बी नॉट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बात ध्यान में रखना, ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट या ई एम डिवाइडेड बाय बी एम। किताबों में लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ई एम वेव कैन बी मेजर्ड as the ratio of magnitude of electric and magnetic field vectors, है ना, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। ये बात ध्यान में रखिएगा, उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो होती है, और ये बहुत बार पूछा जाता है रे देवताओं, इससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस 99% होते हैं, इस पर्टिकुलर फॉन्ट से आने के चांसेस 99% होते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हुई वो प्रॉपर्टीज की जो हमें हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए, जो हमें हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए, है ना। रिवाइज कर लो एक बार के लिए क्या क्या मैंने बता दिया, वैसे तो मेरे हिसाब से अब आपको याद हो गया होगा, याद हुआ, थोड़ा बहुत तो याद हुआ ही होगा रे देवताओं, हैं, थोड़ा बहुत तो याद करोगे। चलो, अगर इनमें से आपको 4 भी याद हो गई ना तो काम बैठ जाएगा। अरे वेलोसिटी वाली याद रख लो, वेलोसिटी वाला एक फॉर्मूला तो ये रहा, है ना, ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट, एक फॉर्मूला फिर इधर याद आ जाएगा आपको, ये इसी से 2 प्रॉपर्टी खत्म हो जाएंगी आपकी, बताओ होगा नहीं होगा। फिर यहाँ से देखोगे तो ये सारी प्रॉपर्टी याद रखने लायक थी, सारी प्रॉपर्टीज याद रखने लायक थी, है ना। चलिए अब देखते हैं आगे, एनर्जी। अब ये यहाँ पर ट्रिकी टास्क है, आप सभी को पता है, अगर हम ईएम वेव्स को डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। दोनों ही ऑसिलेट कर रहे थे क्या, ये तो क्लियर है, दोनों फील्ड क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। अगर ऑसिलेट कर रहे हैं तो फिर इनके पास में या इनको लिखने का एक अपना तरीका होना चाहिए, ठीक है। वो कैसा लिख रहे हैं वो समझिए। तो हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये थोड़ा सा समझने लायक है,
ये समझने लायक पार्ट है, ठीक है। तो हमने बोला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा लिखा जाएगा, तो हमने बोला लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्किंग इन वाई डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में काम कर रहा है, वाई, उसका ऑसिलेशन वाई डायरेक्शन में, जा रहा एक्स में, ऑसिलेशन वाई में, ठीक है। जा रहा एक्स में, वेव तो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन उसका ऑसिलेशन जो है वो वाई में। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या होता है, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। कोई भी ऑसिलेटिंग सिस्टम अगर आपने 11th में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अगर पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो लिखने का तरीका ये, और अगर नेगेटिव एक्स में जा रहा है तो यहाँ पे ये जो माइनस का साइन है इसको प्लस बना दो, तो ये पता चल जाएगा कि वो जो पर्टिकुलर वेव है वो जो पर्टिकुलर वेव है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बीच में अगर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव एक्स है, ठीक है। और ये x जो है ना, ये x ये बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे अगर मैं z लिख दूंगा के जेड माइनस ओमेगा टी, तो मेरे को पता लग जाना चाहिए कि वेव जो है वो z डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं y डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, x के भी परपेंडिकुलर और y के भी परपेंडिकुलर, तो फिर एक ही बचा z, तो मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, ठीक है। दैट विल बी नॉट साइन ऑफ, लेकिन वेव तो एक्स डायरेक्शन में ही जा रही है, के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये बात ध्यान रखना। अब ये चीज़ें जो हैं वो हमें बताती हैं, आप ये तो पता चल गया ना क्या काम हो रहा है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का तरीका ये है और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन को लिखने का तरीका ये है, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या पता है, व्हाट इज ई नॉट, मैग्नीट्यूड of electric field, what is V naught, magnitude of magnetic field, what is K, K का फॉर्मूला ध्यान में रखना 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा होता है ना, 11th में था ये। वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट, रेडियन पर मीटर। और ओमेगा इसका फॉर्मूला 2 पाई एफ भी होता है और 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी भी होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, सभी को पता है, आप सभी को है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये वैसे आपको पता भी होगी, इसमें कोई बताने लायक बात भी नहीं थी, आपको पता भी होगी, ठीक। बस अब ये बात ध्यान में रखना, अगर ये लिखा हुआ है, ध्यान में रखना, ये लिखा हुआ है के एक्स माइनस ओमेगा टी या फिर ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स में। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है के एक्स प्लस ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस के एक्स, बात तो एक ही हुई, तो फिर ये बता रहा है कि वेव जा रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। वेव किस में जा रही है, नेगेटिव। ये वाला एक्स बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। कहीं ऐसा लिखा हुआ है इट इज के जेड माइनस ओमेगा टी, बताओ भाई कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, बताओ, देखिए आंसर दो कमेंट बॉक्स के अंदर, देता हूँ आंसर दो कमेंट बॉक्स के अंदर, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है बताओ, जेड डायरेक्शन में। और कौन सी जेड डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अंदर। यही लिखा हुआ होता के जेड, सॉरी यही लिखा हुआ होता के जेड प्लस ओमेगा टी, तो पता चलता है ये माइनस के जेड डायरेक्शन में जा रही होती। ये कौन से डायरेक्शन में जा रही होती, माइनस के जेड डायरेक्शन के अंदर जा रही होती, ठीक है। ये बात तो डन हुआ, डन, ओके। चलो, तो उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें पता चला होगा, है ना। अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी तक पॉइंटिंग वेक्टर नहीं बताया, और पॉइंटिंग वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। एक मिनट, ये हटाना पड़ेगा मेरे को, कॉल आ रहा था। हाँ भाई देखो, तो पॉइंटिंग वेक्टर मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, पॉइंटिंग वेक्टर अपन डिस्कस करेंगे, वहाँ पर इसका बहुत बड़ा लॉजिक है ना। फिर ये पता चलेगा कि मैंने ये जो लिखा है वो सही लिखा है या गलत भी लिखा है,
पॉसिबल है शायद ये गलत भी लिखा हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे गलत नहीं लिखा है, मैं उससे समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि अगर वेव के अंदर ई और बी ऐसे दिए हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए देखो अब एनर्जी की बात करते हैं। सबसे पहले तो ऑसिलेट करती हुई कोई भी चीज़ हो उसमें जो एनर्जी होगी वो इंस्टेंटेनियस से निकलेगी। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, समझना। एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड वाली तो मेरे हिसाब से आप सभी को हाथों हाथ पता चल जाएगी। इसे अपन लिखें एनर्जी डेंसिटी है बच्चों। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, ये भी दिमाग में रखो। टोटल एनर्जी में वॉल्यूम का डिवाइड लगाइए, है ना। एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी लिंक्ड विद पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। और इसको कैपिटल यू में वॉल्यूम का डिवाइड लगा रहे हैं। कैपिटल यू इज एंटायर एनर्जी और टोटल एनर्जी होता है कैपिटल यू, और स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी लिंक्ड विद द वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, है ना। ध्यान रखो। तो हमने बोला एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैं लिखूंगा इसको यू ई और ये स्मॉल वाले हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट वॉल्यूम में चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। याद आ रहा है कैपेसिटर के मिड में जो एनर्जी स्टोर होती है वो एसी फॉर्म में होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कैपेसिटर के यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है बच्चों, ठीक है। और ये इंस्टेंटेनियस होगी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई की जगह लिख सकते हैं ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। बताओ लिख सकता हूँ क्या, या के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। और इसका स्क्वायर करना है तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ये तो इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी हो गई बच्चों, और इससे कोई लेना देना नहीं होता, इससे कोई लेना देना नहीं होता। हमें तो चाहिए एवरेज डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी चाहिए हमें। और एवरेज डेंसिटी क्या होगी, तो आपको इसका भी एवरेज लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और ये तो सारे के सारे कांस्टेंट थे, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है बच्चों। यही एक टर्म है जो कि टाइम के साथ में चेंज हो रहा था, ये वाला टर्म। तो सिर्फ और सिर्फ एवरेज इसी का ही होगा। और आप सभी को पता है, ये मैंने चैप्टर नंबर 7 के डेरिवेशंस में भी बताया है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो, इनका एवरेज कितना होता है 1/2। एंटायर साइकिल के लिए इनका एवरेज कितना होता है 1/2 होता है, ध्यान में रख लेना रे। तो फिर ये कुछ ऐसा होगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू 1/2, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। बताओ ऐसा लिख सकता हूँ, एक तरीका तो ये भी है। अरे है या नहीं है ना। चलो तो ये हुआ क्या यू ई। और अगर मैं इसी के तर्ज में एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या होगा, एवरेज की बात कर रहे हैं ना, तो वो होगा U और B मैग्नेटिक फील्ड वाला इज इक्वल्स टू क्या चलेगा, वो ध्यान में रखना 1/4 ऐसा का ऐसा। और आपको याद होना चाहिए जहाँ जहाँ एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में उसकी जगह 1/μ0 है। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में E आ रहा है वहाँ वहाँ मैग्नेटिक फील्ड में B आएगा।
तो मैं इस चीज़ को ऐसा लिखूंगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? एप्सिलॉन नॉट की जगह तो 1/μ0 और ई नॉट की जगह बी नॉट का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड वाला। डन हुआ? अरे क्लियर हुआ क्या? चलो, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव क्या आएगी? तो हमने लिखा एनर्जी डेंसिटी associated with EM wave। क्या आएगी बताओ? दोनों का सम होगी, क्योंकि EM वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो हमने बोला कि ये तो स्मॉल यू जो है वो होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, ये ध्यान में रखना है ना। चलिए, ये कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट का स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नॉट इधर और ये हो जाएगा बी नॉट का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एनर्जी डेंसिटी है। अभी ये सॉल्व होगा, लेकिन मैंने बस ये बताया था कि दोनों का सम होना चाहिए। अभी ये सॉल्व होगा, देखो अब इस चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। देखो, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये नोट लगा करके अपन काम करेंगे बीच में। नोट क्या भाई? अगर मैं बात करता हूँ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की या 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरे को साइड में ये भी पता होना चाहिए कि ई नॉट डिवाइडेड बाय बी नॉट क्या होता है? सी होता है। ठीक है, ये बात तो इसका मतलब ई नॉट की वैल्यू जो है वो सी इंटू बी नॉट के बराबर होती है। इसका मतलब अगर मैं ई नॉट का स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर बी नॉट। और सी भी आपको पता होना चाहिए, सी इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, नहीं होता? होता है नहीं होता? तो सी स्क्वायर क्या होगा बताओ रे? सी स्क्वायर क्या होगा? रूट को हटा दो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा बी नॉट का स्क्वायर। होगा क्या बताओ? ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? तो हम यही काम कर रहे हैं बच्चों। इट विल बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज मल्टीप्लाइड विद ई नॉट, और ई नॉट का देखो मैंने वैल्यू निकाला है क्या भाई? 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बी नॉट का स्क्वायर। देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, क्या आ रही है? 1/4 म्यू नॉट और ऊपर आ रहा है बी नॉट का स्क्वायर। देखो ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है, नहीं है क्या? तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और मैग्नेटिक फील्ड वाला एनर्जी डेंसिटी जो है इक्वल है। तो नोट लगा करके या स्टार लगा करके ये भी लिख लीजिएगा, यू ई इज इक्वल्स टू यू बी। बताओ यही प्रूव किया क्या अभी अपन ने? यही किया। दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं? सो एवरेज ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू यू ई प्लस यू बी था क्या? और यू बी की जगह भी क्या लिख सकते हैं? यू ई लिख सकते हैं, या तो ऐसा कर लो। तो फिर हम ये लिख सकते हैं, ये 2 एवरेज ऑफ यू ई, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 एवरेज ऑफ यू बी, क्योंकि ये दोनों तो क्या है? सेम है। चलो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूँ। या फिर और क्या लिख सकता हूँ? 2 और यू बी की वैल्यू 1/4 म्यू नॉट और ऊपर आएगा बी नॉट का स्क्वायर, यही आएगा क्या? चलिए
तो ये या तो हो सकता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी, और या फिर हो सकता है ये ठीक है, ये ध्यान में रखना। मैं इसे ERMS में भी लिख सकता हूं, बताओ ERMS क्या होता है? ERMS होगा ई नॉट डिवाइडेड बाई √2। ऐसे ही अगर मेरे को BRMS लिखना होता तो मैं लिखता B नॉट डिवाइडेड बाई √2, लिख सकता था। तो ये मैं इसको RMS में भी लिख सकता हूँ, ये बात ध्यान में रखना। मैं लिख नहीं रहा हूँ वो बात अलग है। देखो थोड़ा बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने आज, थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया, एक बार के लिए रिवाइज कर लेते हैं। देखिए अपन ने क्या कहा, एनर्जी डेंसिटी लिंक्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये अपन ने ये पता है हमें फॉर्मूला 1/2 या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। ई इंस्टेंटेनियस है क्योंकि ऑसिलेटिंग है तो इंस्टेंटेनियस लिखा। इंस्टेंटेनियस के वैल्यू को पुट किया अपन ने, क्योंकि थोड़ी देर पहले अपन ने ये डिस्कस किया था कि ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है। फिर अपन ने इसको सॉल्व किया तो हमें एवरेज चाहिए, तो हमने एवरेज निकाला और साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2 होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो वो वैल्यू पुट करिए और हमें पता चला कि भैया एवरेज एनर्जी डेंसिटी लिंक्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है, ठीक है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड से कितनी लिंक होती है वो हमने निकाल लिया हाथों हाथ, है ना। चलो तो मैं ये टिक हटा ही देता हूँ। ये क्या उतारते टाइम आपको शायद दिक्कत दे सकते थे, इसलिए। चलो फिर इसके बाद में अपन ने क्या किया, UE और UB दोनों निकल गए और हमें तो टोटल एनर्जी डेंसिटी चाहिए EM वेव की, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा EM वेव्स के लिए। तो हमने बोला अगर EM वेव्स की बात करें तो भैया हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो हमने दोनों को जोड़ दिया। तो फिर अपन ने यहाँ पे दोनों को जोड़ा और वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पर। फिर हमने क्या किए, वैल्यू पुट करी यहाँ, और वैल्यू पुट करने के बाद में मैंने एक कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करी और वो कॉन्सेप्ट मैंने साइड में लिख रखा है। ये कॉन्सेप्ट है रे ये, ठीक है, कि E0/B0 के बराबर होता है और C का भी खुद का एक फॉर्मूला है ना। तो वो अपन ने वैल्यू देखा तो हमें E0² का एक फॉर्मूला पता चला और वो मैंने पुट किया तो पता चला कि UE और UB तो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो फिर ये काम करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया है वैसे आज, हैं। अभी सोच रहा हूँ कि आगे बताऊँ नहीं बताऊँ, आज इसको इतना ही रखें। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन पॉइंटिंग वेक्टर को डिस्कस करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ EM वेव को डिस्कस करेंगे और इसके बाद में न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए एक बार के लिए इसका रिपीट टेलीकास्ट देखो, जल्दी से रिपीट टेलीकास्ट देखो। आपको क्या क्या पता होना चाहिए था, डायग्राम को मैं साफ कर देता हूँ। हमें क्या क्या पता होना चाहिए था, EM वेव को कैसे जनरेट कर सकते हैं भैया, EM वेव को प्रोड्यूस किया जा सकता है ऑसिलेटिंग या फिर एक्सीलरेटेड चार्जेस के थ्रू, ठीक है। पहला हमें ये पता चला। फिर दूसरा, EM वेव के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये ट्रांसवर्स वेव भी तो है, ये तो अपन ने लिखा ही नहीं। इसका मतलब ये कौन सी वेव है बच्चों, ट्रांसवर्स वेव है। इसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी नेचर कैसा है, ट्रांसवर्स नेचर है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन ने और क्या देखा, अपन ने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का फेज सेम होता है और फ्रिक्वेंसी भी सेम होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर ये लाइट की स्पीड से वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती हैं और लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मीडियम में इनकी स्पीड कितनी होती है, तो उसके लिए अपन ने फॉर्मूला लिखा V = C डिवाइडेड बाय μr/εr, रूट के अंदर ऐसे लिखा था, है ना। और फिर हमें पता चलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का खुद का एक फॉर्मूला बन गया, क्या भाई, √μr/εr, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला बना,
ठीक है। इसके बाद में हमने बोला कि इनके पास में कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल वेव्स होती है। न्यूट्रल वेव्स होती है तो ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट होंगी, ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या होंगी, डेविएट होंगी। हमने ये पढ़ा, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन ने और क्या देखा भैया, सेम फेज हो गया। हाँ, इनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए, ये नॉन मैकेनिकल वेव्स भी होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन ने देखा डेविएशन, मैंने बता ही दिया कि डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। हाँ, ये एनर्जी, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम तीनों को कंटेन करती हैं, ये बात ध्यान में रखना, इनके थ्रू तीनों का ट्रांसफर पॉसिबल है। फिर मैंने आपको लीनियर मोमेंटम समझाया। एक प्रॉपर्टी मैंने भी ये और बताई कि इनकी स्पीड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उनके रेशियो के इक्वल होती है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में ये सारे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। फिर ये यहाँ से एनर्जी वाला टास्क मैंने चालू किया था, है ना, यहाँ से एनर्जी वाला टास्क मैंने चालू किया था, और इस चीज़ को तो मैं आपको वापस समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल का भी पार्ट है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे अपन, है ना। चलो, आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। वीडियो को देखना था पूरा का पूरा, देता हूँ, हैं। चलो, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।